नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कल की मीटिंग का संदेश इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सभी मेरे नरेगा कार्मिक संघ के साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, कल 3 तारीख को नरेगा कमिश्नर, नरेगा आयुक्त श्री PC किशन साहब की अध्यक्षता में अपने नरेगा कार्मिक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। वार्ता बहुत सकारात्मक रही। जैसा कि चूंकि ये जो वार्ता थी वो नरेगा कमिश्नर के अध्यक्षता में थी, तो निश्चित रूप से नरेगा के अंदर जो नरेगा कार्मिकों को प्रॉब्लम आ रही है योजना के अंदर, उससे संबंधित सारी बातों पर फोकस रखा गया और उसी के अनुसार मीटिंग थी। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है भर्तियों की। LDC भर्ती, जिसमें कि ऑर्डर भी 5 मार्च 2019 को हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 1 साल पर हो गया, वो रुका हुआ मामला है। उसको लेकर और SSR भर्ती में जो नवीन बजट में घोषणा करी है पुनर्पदों को, उसमें जो पत्रावली वित्त विभाग में वर्तमान में है, उसको लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले बिंदु में LDC भर्ती के बारे में जो चर्चा हुई, उसमें अपनी तरफ से एक ही मुद्दा था सिंगल एजेंडे में कि विभाग के द्वारा, चूंकि हम नरेगा के कार्मिक है, तो नरेगा में वर्तमान में प्रशासनिक मद में काफी पैसा आ रहा है, आने वाला है। अभी वर्तमान में 45 लाख लेबर पूरे राजस्थान में एंगेज है। इसको लेकर राजस्थान सरकार के पास लगभग 1000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्रशासनिक मद में आएगा, और इस भर्ती को पूरा करने में सिर्फ 180 करोड़ रुपया ही चाहिए। तो हमने नरेगा कमिश्नर महोदय से ये निवेदन किया कि चूंकि पहले विभाग ने अपना अभिमत ये था विभाग का कि हमारा 6% जो कंटिजेंसी है, इससे अधिक पैसा व्यय हो रहा है, इसलिए हम इनका वेतन और भत्ते नहीं दे पाएंगे अगर ये भर्ती होती तो। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि 1000 करोड़ रुपया एडिशनल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वेतन और भत्ते देने में कहीं विभाग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पे आदरणीय आयुक्त महोदय ने सकारात्मक बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि भर्ती एजेंसी तो पंचायती राज विभाग है और मैं पंचायती राज विभाग का अधिकारी नहीं हूँ, इसलिए मैं भर्ती कब होगी या कैसे होगी ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मेरे पास पत्रावली आती है और मुझसे इनके वेतन और भत्तों के निर्धारण की बात कही जाती है, तो मैं निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मैं इसमें सहमति प्रदान करूंगा और ये कहूंगा कि भाई अभी वर्तमान में 1000 करोड़ रुपया अतिरिक्त नरेगा में प्रशासनिक मद का आ रहा है, उसमें से इनके वेतन और भत्ते दिए जा सकते हैं, यानी मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि भर्ती पंचायती राज विभाग को करनी है, पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी अलग है, वो फाइल चलाएंगे। अगर CMO के द्वारा मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसमें पूर्णतः इस बात पे सहमत हूँ। और हम भी समझते हैं कि नरेगा आयुक्त भर्ती के बारे में किसी तरह के कमिट नहीं कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री स्तर पे निर्णय उस पर होना है। सिर्फ वेतन कहाँ से दिया जाना है, इसको लेकर भर्ती रोकी गई, तो इस पे इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम वेतन देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, SSR भर्ती में चूंकि वो तो बजट में नवीन घोषणा है, तो उसके लिए अलग से बजट तय है और वो पत्रावली अभी विचाराधीन है वित्त विभाग में। उस पर कोई नरेगा कमिश्नर साहब ने कहा कि इसमें अपन बात ही क्यों करें, मुख्यमंत्री जी की खुद की घोषणा है। अब सेकंड इशू जो आता है, जो सबसे बड़ा इशू है कि आज दिन तक नरेगा कार्मिकों का 2008 से लेकर आज 2020 जून चल रहा है, मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कोई 1-2 पोस्ट में कहीं 200-500 रुपया बढ़ा दिया तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मानदेय बहुत कम है। इसको लेकर हमने पुरजोर तरीके से मांग रखी कि ये नरेगा का इश्यू है, नरेगा की योजना में हम लोग काम कर रहे हैं, नरेगा के कार्मिक है, तो मानदेय तो हमारा इतना बढ़ना चाहिए जो इतने सालों से नहीं बढ़ा। अभी तक मानदेय बढ़ने में क्या होता है कि विभाग की तरफ से 5%, 10% मानदेय बढ़ोतरी की फाइल वित्त विभाग में जाती है, वित्त विभाग पैसा अधिक दिया जाने की बात कह के वापस उसको टर्न डाउन कर देता है और मानदेय नहीं बढ़ता है। इस बार इसका जो मध्यम रास्ता है, जो सबसे उपयुक्त रास्ता वो निकला है। नरेगा के समस्त एक्ट और नरेगा में कार्मिकों के निर्धारण, मानदेय निर्धारण और कितने कार्मिकों की कहाँ जरूरत रहेगी, इसका निर्धारण रोजगार गारंटी काउंसिल करती है। रोजगार गारंटी काउंसिल के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री स्वयं है, और उसके सदस्यों में डिपार्टमेंट के मुखिया, उप मुख्यमंत्री जिनजी पायलट है, इसके अलावा 2 MP है और 5 MLA है और 1
एक दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को मिलाकर रोजगार गारंटी काउंसिल का गठन कर रखा है। रोजगार गारंटी काउंसिल में अगर कोई एजेंडा मानदेय वृद्धि का या नए कर्मचारियों को लगाने का चाहता है और अगर उसमें अनुमोदन हो जाता है तो उसके बाद एफडी या कार्मिक विभाग या अपना विभाग उसमें रोक नहीं लगा सकता, उनको वो चीज लागू ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो रोजगार गारंटी काउंसिल को अधिकार प्राप्त है किसी भी तरह के निर्णय लेने के। तो आदरणीय कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि बार बार तुम्हारे 1000-2000 रुपए बढ़ाने की मैं फाइल भेजता हूँ और वित्त विभाग वापस उसको भेज देता है। अपन वो कोई चीज नहीं करते हैं। अगले महीना रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, चूंकि वो मीटिंग हर 6 महीने में एक बार होती है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, इस बार अगले महीने प्रस्तावित हो रखी है फर्स्ट वीक में। तो उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि 5%, 10% से तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम काम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे पूरे भारत में राजस्थान का नाम हुआ है, हमारा नाम हुआ है, और वो असल में काम करने वाले आप लोग हो। तो मानदेय वृद्धि में आपके मिनिमम 50%, यानी उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा कि अगर आज एक किसी कैडर को 8,000 रुपया मिल रहा है तो उसको 4,000 और कम से कम, यानी ये तो 100%, इससे और ज्यादा का हम प्रयास करेंगे। हमने उनको कहा कि जो वर्तमान में मिल रहा है उनसे जस्ट डबल होना चाहिए महंगाई को देखते हुए। अगर आज 8,000 किसी को मिल रहा है तो उसका न्यूनतम 16,000 रुपया उसका मानदेय होना चाहिए, तब तो हमारे साथ न्याय होगा, इतने सालों से नहीं बढ़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्ट डबल का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 50% की तो गारंटी है, उससे ऊपर 10-5% मेरी तरफ से प्रपोजल ज्यादा ही जाएगा, ये आप मान के चलो, क्योंकि आप लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, इससे मैं खुश हूँ, और काम अच्छा करने से मेरे को भी सेंटर में मेरी पीठ तक तो पाई है, तो वो सब आप लोगों की मेहनत से हुआ है। तो मानदेय अगले महीने जब रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें प्रपोजल 1.5 गुने से ज्यादा का रखा जाएगा, और उसमें 100% उसको प्रपोजल को मैं खुद व्यक्तिगत अप्रूवल करा के लाऊंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और एज ए कमिश्नर नहीं, एज ए ह्यूमन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जो मैं वही चीजों पे एग्री करूंगा जिस पे मैं एग्री हूँ। अगर जिन चीजें मुझे स्वीकार नहीं होगी ये भी मैं आपको मना कर दूंगा, जिसपे मैं स्वीकृति दे रहा हूँ, मेरी अनुमति दे रहा हूँ, यानी वो 100% आपका काम मैं करूंगा। मानदेय पे ये चीज उनसे तय हुई है। उसके बाद अब पीएफ और ईएसआई के ऊपर, पीएफ एसआई पे भारत सरकार ने पूरे हर स्टेट को और इवन प्राइवेट एजेंसियों को भी ये कह रखा कि जो भी कर्मचारी कार्यरत है उसका पीएफ एसआई काटना अनिवार्य है। उसमें नियोक्ता एजेंसी जो भी है उसके द्वारा 50% भुगतान किया जाता है, अन्य 50% कार्मिक से लिया जाता है। तो पीएफ एसआई के पूर्व में अपने ऑर्डर हो रखे थे, लेकिन 6% से ऊपर कंटीजेंसी जाने के कारण अपने यहाँ उनको बीच में रोक लिया गया था। उस पर कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको अगले महीने से हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, और समस्त नरेगा कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शासन में जितना भी नरेगा कर्मचारी, चाहे सहायक कर्मचारी है, चाहे रोजगार सहायक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, अपने लेखा सहायक है, माइस मैनेजर है, जेटी है, प्रोग्रामर है, जो कोई भी है, कोऑर्डिनेटर है, एपीओ है, उन सब का पीएफ पर एसआई हम अनिवार्य रूप से अगले महीने से हम चालू कर देंगे। फिर आती है दोस्त ग्रेजुएटी की बात, चूंकि ग्रेजुएटी में पहले भी निर्णय हो रखा है, ऑर्डर जारी कर रखा है, बहुत सारे साथियों ने ग्रेजुएटी ली भी है, लेकिन कुछ जिलों में हमारे पास इस तरह के संदेश आएगी भाई हमने नौकरी छोड़ दी है या नौकरी छोड़ रहे हैं, ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसका वापस लेटर एक बार फिर से जारी कर देंगे, ग्रेजुएटी मिलेगी। फिर आती है मुख्य बिंदु जो था सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का, मेरे साथियों का, ट्रांसफर पॉलिसी का। तो ट्रांसफर पॉलिसी पे उन्होंने कहा कि हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, हमने आवेदन मांग लिए, उसका डिप्टी सीएम के लेवल से अनुमोदन भी हो चुका है, फाइल मेरी टेबल पे सामने पड़ी हुई है, लेकिन मैं 2 महीना ट्रांसफर नहीं करूंगा। अभी वर्तमान में नरेगा जिस स्तर पे चल रही है उस स्तर पे मैं किसी भी कर्मचारी को इधर से उधर नहीं हटाऊंगा। तो मैं ट्रांसफर, मैंने चूंकि ड्राफ्ट मैंने खुद ने तैयार किया, मेरी सहमति है, मैंने खूब मेहनत की इसको प्रपोजल को ओके कराने में, तो मैं प्रपोजल को ओके करा चुका हूं, ट्रांसफर की लिस्टें तैयार पड़ी हुई है, लेकिन इनको सिर्फ जारी करना है, वो मैं अभी नहीं करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा। चाहे तुम कुछ भी करो, हड़ताल करो, कुछ भी करो, मैं 2 महीने ट्रांसफर नहीं करूंगा, और 2 महीने बाद तुम्हारे बिना कहे हुए चुपचाप मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा और ट्रांसफर कर दूंगा। 2 महीने तुम्हें जहां है वहीं आपको रहना पड़ेगा। फिर आई विषय कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं मशीन और अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदनाम के संदर्भ में विषय था, जिसमें कुछ साथियों ने मुझे जो कि पंचायत इसका वित्त विभाग का जो सर्कुलर है वो भी दिखाया था। हालांकि वो सर्कुलर मैं आपको बता दूं वो नियमित पदों के संदर्भ में था, लेकिन फिर भी अपन ने आदरणीय कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि सर उसमें अपने को एक बार पत्रावली चलाकर अगर सहायक प्रोग्रामर नाम होता है तो एक पदनाम चेंज होने से हमें कुछ अच्छा महसूस होगा।
होगा और एक सम्मान की दृष्टि से हमें देखा जाएगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, मय मशीन और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो मय मशीन तो कंप्यूटर ऑपरेटर रहा ही नहीं है उनकी नज़र में भी और स्टेट की नज़र में। अगर किसी जिले में, जैसे राजसमंद के साथी मुझसे कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो मय मशीन ही है, मय मशीन नहीं है दोस्तों, उसको आप सुधार कर लीजिए। कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की गणना की जा रही है स्टेट में। मय मशीन को उन्होंने 2 साल पहले ही वित्त विभाग के एक आदेश निकला था, उससे उन्होंने उसको मय मशीन अटते हुए और ओनली डाटा एंट्री ऑपरेटर मान लिया है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ही अपने आप को माने कंप्यूटर ऑपरेटर, मय मशीन पदनाम से भी वर्तमान में कोई पद नहीं है। और अगर कहीं कोई इंडिविजुअल दिक्कत आ रही है इस पदनाम से लेकर, तो उन्होंने कहा कि उस जिले के लोगों को कहो कि वो लोग मेरे को व्यक्तिगत ज्ञापन भेजे, मैं उनको दूसरीकरण करा दूंगा। जैसा कि राजसमंद के दोस्त कहते थे कि मैं 10% नहीं मिला, उसमें उन्होंने कहा कि जिन भी कार्मिकों को पहले वार्षिक वेतन वृद्धि 2008 से लगे हैं, उनको अगर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला तो इंडिविजुअल उनके जिलों से जो मांग पत्र आएगा उसमें मैं इंडिविजुअल उन जिलों को लेटर जारी कर दूंगा। फिर प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर मय मशीन लगे हुए हैं, उनका ये कहना था कि भाई इसमें दूसरी जो स्कीम में है उनको प्लेसमेंट से हटा के और संविदा पे कर दिया। ऐसा कहीं नहीं किया गया। कल खूब बहसबाजी हुई है और उसमें यही निकल के आया, उन्होंने कहा कि ऐसा किया नहीं है, लेकिन 2014 का सर्कुलर है, जो वित्त विभाग का सर्कुलर है, उसमें दोनों चीजें कही रखी है। उसमें नियोक्ता एजेंसी को स्वतंत्र कर रखा है कि वो चाहे तो सीधा संविदा पे अनुबंध कर सकती है और चाहे तो प्लेसमेंट एजेंसी से ले सकती है। उस सर्कुलर को अपन ने आधार मानते हुए मांग करी है कि चूंकि प्लेसमेंट एजेंसी काफी पैसा अपने पास रख लेती है और कार्मिकों को पैसा नहीं मिल पाता पूरा जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी से हटाने के लिए हम फाइल वित्त विभाग को भेज देंगे, लेकिन निर्णय वित्त विभाग को करना है। हम उसमें चूंकि वो सर्कुलर भी वित्त विभाग का है, तो अनुमोदन वित्त विभाग के पास फाइल जाएगी, तो वो अनुमोदन किस दिशा में करता है वो मैं तभी कह पाऊंगा, अभी आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद विषय आता है बीमे का। जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कोविड-19 में अपना वो बीमा नहीं, मैं आपको स्पष्ट पहले भी कहा था, लेकिन कोई लोग मानते नहीं है, व्हाट्सएप की दुनिया के राजा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बीमा हर संविदा कर्मी पे लागू है, लेकिन बीमे की कंडीशन समझो। बीमे की कंडीशन यह है कि कोविड-19 में अगर किसी कार्मिक की विशेष ड्यूटी लगी हुई है, उस ड्यूटी के दौरान वो कार्मिक कोरोना से ग्रसित हो जाता है और ग्रसित होने के बाद में उसकी डेथ हो जाती, तो ही उसको बीमा का परिलाभ मिलेगा। तो अपन पहले ही कह रहे हैं कि हमारा बीमा नहीं है। कैसे? उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य के संविदा कर्मी है उनका सरकार ने इस शर्त के साथ बीमा कर रखा है कि अगर कोरोना में कोई स्पेशल ड्यूटी कर रहा है, कोरोना से वो ग्रसित हो गया है, कोरोना बीमारी से बीमार रहते हुए उसकी डेथ कोरोना के कारण हो गई है, तो ही उसको बीमा का परिलाभ है, अन्यथा नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे नरेगा कार्मिक हो, चाहे एनआरएचएम कर्मी हो। तो इस चीज को यूं इश्यू मत बनाएं बार बार का हमारा बीमा नहीं। बीमा सबका है, मैंने पहले भी कहा और कल कमिश्नर साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। फिर कुछ जिलों में वार्षिक अनुबंध नहीं बढ़ा, जिसके चलते उनका वेतन मानदेय रोक दिया गया, जिसमें गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कुछ जिलों से, बूंदी से भी यह स्थिति आई सामने। तो कमिश्नर साहब ने सख्त निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि वार्षिक अनुबंध एक नियमित प्रक्रिया है। वार्षिक अनुबंध बढ़ना है 1-2 महीने 3 महीने, हर साल लेट होता है। मैं जब कलेक्टर था तब भी लेट होता था। ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड सेम डे 31 मार्च को आपका अनुबंध समाप्त हो रहा है, 1 तारीख को ऑर्डर आ गया, वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। वार्षिक अनुबंध ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर ऐसे सीओज है जो कि वार्षिक अनुबंध नहीं बढ़ने के कारण अगर सैलरी रोक रहे तो गलत है। उन सीओ से आप ये बात कहिए कि वार्षिक अनुबंध नहीं बढ़ा इसलिए सैलरी रोक रहे हो, तो हमारा वार्षिक अनुबंध खत्म करने का कहाँ ऑर्डर आया स्टेट से? क्या हमारा अनुबंध खत्म हो गया क्या? जब अनुबंध खत्म होने का ऑर्डर नहीं आया था, आप उसको कैसे बढ़ा हुआ नहीं मान रहे हो? हम आज काम कर रहे हैं तो बढ़ा हुआ ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पष्ट ऑर्डर जारी करने के 1-2 दिन में हमसे कहा कि 1-2 दिन में मैं स्पष्ट ऑर्डर जारी कर दूंगा। फिर लॉकडाउन अवधि में मानदेय कटौती के 12 सीओ साहब ने ऑर्डर जारी किए। इसके अलावा दौसा में भी इश्यू आ रहा है, कहीं बूंदी में भी आ रहा है, 1-2 जिलों से और मेरे पास फोन आए। तो लॉकडाउन अवधि में जहां पे भारत सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय नहीं खोले जाने थे, वहां पे कार्यालय नहीं खुले तो भी मानदेय दिया जाएगा। वर्क एट होम के ऑर्डर थे। कहीं पर कार्यालय खुले हैं
और पंचायती राज को अति आवश्यक सेवाओं में माना है, लेकिन कार्मिक का निवास स्थान अगर रेड जोन में या ऐसी जगह था जहां से वो ड्यूटी पे नहीं जा सकता था, तो वो व्यक्तिगत उसका जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्ट नरेगा कमिश्नर के नाम से दे सकते हैं। देखकर उसका जो मानदेय कटौती का जो कोई सीओएस कार्यवाही कर रहा है, वीडियो कार्यवाही कर रहा है, उसको रोक दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण किसी भी कार्मिक का मानदेय नहीं काटा जाएगा, ये उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर और स्पष्ट जारी कर देंगे। तो ये लगभग सारी चीजों पे इस तरीके से बात हुई है। और फिर जेडीए में भी हमारे साथ दिनेश जी थे, तो जेडीए में जैसे पदनाम का विषय था, तो पदनाम के विषय में जो पदनाम जेडीए है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक है, ये पदनाम भारत सरकार की गाइडलाइन में जो नरेगा की गाइडलाइन है उसमें यही नाम है। तो उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें जो पदनाम है वही रहेगा। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अगर पदनाम चेंज करने से आपको स्वाभिमान बढ़ता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो पदनाम चेंज करने के लिए हम सेंट्रल को एक चिट्ठी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसकी हम चिट्ठी जारी कर देंगे। रही बात एसओपी की, एसओपी के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि नरेगा के, तो एसओपी के ऑर्डर मैं भी बहुत जल्दी करने वाला ही हूँ। आरडी स्कीम के एसओपी का ऑर्डर है, तो आरडी से एक बार पत्रावली चलेगी और उस पत्रावली में अगर कर्मचारी नेताओं के आपसी संघर्ष नहीं रहे, जैसा कि जेटे साथी सभी जानते हैं, किस व्यक्ति ने तो एसओपी हटवाई थी वही व्यक्ति मातहत बना है अभी वर्तमान में। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने संगठन है, सबकी अलग अलग सोच है, वो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि अगर अन्य कर्मचारी संघ के नेता अगर विरोध नहीं करेंगे तो वो भी ऑर्डर हम जारी कर देंगे। ऐसे करके लगभग 12 बिंदुओं पे हमारी बात हुई। फिर लास्ट में वापस भर्ती संबंधी मुद्दे पे हमारी करीब आधा घंटा वापस चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि भर्ती में आप कहीं पर भी प्रयास करोगे, सेक्रेटरी लेवल पे प्रयास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को करने के लिए अनुमति तो दी है, लेकिन बजट हेड कहां से तय हो, इसके संदर्भ में अभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो पाया है। तो आप अगर भर्ती वास्तव में करनी चाहिए, आपको बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप इसमें एक मुहिम चलाओ। अभी आपने ट्विटर में जो मुहिम चला रखी, बहुत जोरदार मुहिम चला रखी है। हम सब लोग आईएएस अफसर भी है या राजनीतिक नेता है, वो सब ट्विटर को लगभग सब देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो अभी बहुत जोरदार आप जो कर रहे हो अभियान, बहुत शानदार कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा आपके एमएलए और जो इस पार्टी के पदाधिकारी, उनको पकड़ के सीएम के ऊपर दबाव बनाओ। मैं ये कोविड का अभी जून में मामला लगभग थोड़ा सा सामान्य स्थिति आ जाएगी जून के बाद में, और फिर 1-2 महीने तुम मेहनत कर लो और तुम्हारा जल्दी काम होने वाला है, ऐसा मुझे उम्मीद है। रही बात मानदेय वेतन की है, तो वेतन में मैं सहमति देने के लिए तैयार बैठा हूँ। फाइल मेरे पास आ जाएगी तो मैं मना नहीं करूंगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि ये सारी चीजों पे फिर अगले महीने, चूंकि हमने कहा साहब इसमें अब देरी नहीं करें, हमारे 15-20 दिन के अंदर इसमें नीतिगत निर्णय होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बाकी सब जो मेरे लेवल के हैं ये तो निर्णय 15-20 दिन में, 25 दिन में हम यहाँ से करवा देंगे। मानदेय है जो वो बढ़ना तय है, 100% मानदेय बढ़ेगा, 100% मानदेय बढ़ेगा आपका। लेकिन रोजगार गारंटी काउंसिल की मीटिंग जो अगले महीने प्रस्तावित है, उस मीटिंग में ही अनुमोदन होगा। अभी मैं यहाँ से चूंकि 10%, 5% से 10% की फाइल जो वित्त विभाग में गई है, जो मात्र वार्षिक वेतन वृद्धि जो 5% कर दी थी, उसको 10% कराने के लिए डिपार्टमेंट ने भेजी है, नरेगा ने वित्त विभाग में, वो भी 3 बार वापस रिटर्न आ गई। तो 50% मानदेय वृद्धि का वो मान जाएंगे, वो संभव नहीं है। तो तुम्हारा काम करवाना, तो काम का बढ़िया तरीका ये है, रोजगार गारंटी काउंसिल के अंदर अपन इस इश्यू को रख देंगे और कह देंगे कि इनका वेतन जो मानदेय का निर्धारण 2018 की महंगाई को, 2008 की महंगाई को देखते हुए किया गया था, और आज 2020-21 में हम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से इनका इतना मानदेय बढ़ना ही चाहिए। तो अपन उससे अप्रूवल करा लेंगे, तो मानदेय में कोई रोकने वाला नहीं है। अब दोस्तों, आपको कहीं रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। जो एकता एकजुटता अपन सोशल मीडिया पे भी रख रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको कंटिन्यू रखें। और भर्तियों के लिए, दोनों भर्तियों के लिए जो प्रयास आप एमएलए से डिजायर करवाना, एमएलए से मंत्री जी, सीएम को, अधिकारियों को फोन करवाना, वो लगातार अनुरोध जारी रखें। अगले 2-3 महीने चूंकि नरेगा अच्छा चल रहा है, तो आदरणीय आयुक्त महोदय ने यह भी कहा कि सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब आपके इस कार्य से
से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो आपने पिछला जो टोंग में आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद में आप जो प्रॉमिस करके गए थे कि भाई हम अब नरेगा खूब चलाएंगे, तो आपने उस प्रॉमिस पे खरे उतरे। तो अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो हमने आपसे वादा किया था वो वादा पूरा हो। तो एज ए नरेगा कमिश्नर मेरे टेबल से जो फाइल जो मैं कर सकता हूँ वो 100% जिसमें मैं आज सहमति दे रहा हूँ उस पर आपको 1 महीने में रिजल्ट दूंगा। और बाकी बढ़ती के संदर्भ में आप प्रयास जो कर रहे हैं वो प्रयास लगातार जारी रखें। और सीएम साहब तक, डिप्टी सीएम साहब तक आपकी बात राजनेताओं के माध्यम से या सरकार में अधिकारियों को जहां से जिस जो प्लेटफॉर्म आपको मिले उससे आप आपकी बात पहुंचाएं और आपके साथ अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। इसी के साथ हमने आदरणीय कमिश्नर साहब का से धन्यवाद दिया और मीटिंग समाप्त हुई। दोस्तों, इसके अलावा भी कोई आप लोगों की कोई व्यक्तिगत क्वेरीज है या कोई भी बात है तो प्लीज़ आप मैसेज से मुझे व्हाट्सएप से मुझे बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी के लिए तैयार हूं। और जब आप कहें, जैसा आप निर्देशित करें, उसको अपन मिलजुल के आगे उस सारे कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब